ये कोई इंडिया का मार्केट क्रैश नहीं है, ये लोगों को है ना वो समझाना भी ज़रूरी है। मतलब लोग खड़े हो जाते हैं और मतलब बोलना उनका सीधा शुरू हो जाता है कि आज अगर मार्केट क्रैश कर रहा है तो देयर इज समथिंग फिशी इनटू इंडियन मार्केट। देखिए, अभी आपने बोला कि जो भी क्रैश, ये क्रैश हुआ ही नहीं है। जब भी मार्केट 15 से 20% गिरता है तो ये बस करेक्शन है, क्रैश तो अभी आना बाकी है। अब क्रैश आएगा, क्रैश आएगा। इसी साल आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट छोड़ के आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है। अभी जो गोल्ड प्राइस आपने देखा हो पिछले 1.5-2 साल में 70,000 से ऑलमोस्ट डबल हो गया गोल्ड। इस समय भी मैंने जैसे बोला 25 से लेकर 32 वॉर्स होने वाले, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगले 5 सालों के लिए पकड़ो गोल्ड ऊपर ही जाएगा। तो 70 का 5 गुना मतलब आप पकड़ के चलो 3 से 3.5 लाख गोल्ड अगले। एक और प्रेडिक्शन है, वो टाइम ऐसा रहेगा जब वापस दुनिया में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वॉर शुरू हो गया। अगर हम लोग देखिए अभी जो यूएस ईरान चल रहा है, ये शायद खत्म हो जाए लेकिन और 2 कंट्रीज के झगड़े शुरू हो जाए। जो अभी इन कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है क्या वो ठीक होने वाला है या और बिगड़ने वाला है, क्राइसिस और बढ़ने वाली है? ऑपरेशन सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट तो हो चुका है, ये सेकंड होते होते रह जा रहा है। ये कब होने वाला है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर, आर दे इंटरकनेक्टेड? ये जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन नवंबर में बन रहे हैं, उस समय पे अगर पाकिस्तान अगर ये चाहे तो शांत रहे, उस समय पे अगर वो कुछ चांसेस है कि कुछ ना कुछ करेगा जी, तो फिर उसका जो जवाब मिलेगा वो उसने सोचा नहीं था। वैसे भी पाकिस्तान की कुंडली अभी काफ़ी ख़राब चल रही है, कम से कम दो से 3 टुकड़े तो कम से कम होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन और उस पर की थी ढेर सारी चर्चा, जिसको आपने बहुत लाइक किया और सहारा, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके सपोर्ट के लिए। और अब आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट, एस्ट्रोलॉजी और ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में, जिसको अनूप जी हमें बताएंगे उनके वर्जन में एस्ट्रोलॉजी के साथ कुछ मिक्स करके। और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि ग्लोबल और इंडियन दोनों सिनारियों में हाउ वी आर इंटरेक्टिंग एंड इंटरसेक्टिंग दिस बोथ थिंग्स। इसके साथ साथ आज हम बताएंगे आपको कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, आपको जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, उसके साथ साथ गोल्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए। ग्लोबल इम्पैक्ट आज के दिन में आज इंडियन मार्केट पे कैसे पड़ रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी जो आपने या हमने सुनी थी बट बाकी है। जब ये मैं बोलता हूँ तो इसका आप सिनारियो लीजिए ऑपरेशन सिंदूर से, जिसके सवाल और जवाब आज हम करेंगे और बताएंगे आपको कि कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ तैयारियाँ और कैसे कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं आप इस समय अपना कुछ यूज़ दिमाग का करके। और इन चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे अनूप जी के साथ। मिलते हैं अनूप जी से। तो अनूप जी, आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट, इसका इम्पैक्ट और इसका रिलेशन क्या है, हाउ इट वर्क्स बोथ मैं मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो चीज़ है, क्या इससे पे असर पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पे? क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था कि स्टॉक मार्केट तो अभी आया है, एस्ट्रोलॉजी हम बोलते हैं कि इट्स प्रूवन वेरी ओल्ड टाइम। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट होता है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। मैं आपको समझाऊँ तो देखिए स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट मतलब क्या होता है, जब आप और मेरे जैसे हज़ारों लोग एट ए टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, बाय करेंगे सेल करेंगे, तो करने कौन वाला है? इंसान जी। अब स्टॉक मार्केट में हमको क्या लगता है कि ये नंबर गेम है, कि नंबर पे चलता है। अगर आपका कैलकुलेशंस अच्छा है, आपका एनालिसिस अच्छा है तो आप पैसे कमाओगे, लेकिन वैसा है नहीं। स्टॉक मार्केट नंबर गेम से ज़्यादा साइकोलॉजिकल गेम है। तो अगर आपका साइकोलॉजी सही है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हो। लेकिन साइकोलॉजी क्या होता है? तो साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट आता है हमारे माइंड का, वो होता है मून का इम्पैक्ट। तो जहाँ पे मून के चेंजेस हो गए हमारा माइंड चेंज होगा और स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। तो मून एक फैक्टर हो गया जो डेली इम्पैक्ट लाता है, तो उसका ट्रांजिशन हमारे माइंड पे इम्पैक्ट करेगा और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ट्रेड हम करने वाले। तो मून के जैसे बाकी सारे जो प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स भी जब हम पे इम्पैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको स्टॉक मार्केट में दिखता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी जो फिलहाल वर्ल्ड में चल रहा है, हमको ये पता है कि ट्रम्प सुबह उठ के कुछ बोल देगा और स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट होगा जी। अब ट्रम्प जो हो रहा है तो ट्रम्प पे कोई ना कोई तो इम्पैक्ट कर रहा है। तो ट्रम्प का इम्पैक्ट अगर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, यानी इंसान का इम्पैक्ट एनालाइज करें, तो हमको ये पता चल सकता है कि स्टॉक मार्केट पे क्या हो सकता है।
तो इसलिए इसका काफ़ी गहरा रिलेशनशिप है स्टॉक मार्केट का। पर ट्रम्प नहीं मानेगा, ट्रम्प मानेगा एस्ट्रोलॉजी वाला चीज़ नहीं मानेगा ट्रम्प क्योंकि मेरे ख्याल से उसके आसपास जितने भी लोग हैं, आई डोंट नो, आफ्टर many years I saw someone who is don't believe anything and whatever he says like a businessman. मैं बोलूँगा कि वो एक बिजनेसमैन हो सकता है, बट एक अच्छा वो बोलते हैं कि पॉलिटिशियन होना, एक प्रेसिडेंट होना, ग्लोबल इम्पैक्ट पे क्या उसने असर डाला है वो हम सबको पता है। देखिए क्या होता है, जब समय ऐसा आता है उस समय बाय डिफ़ॉल्ट राजा भी ऐसा आता है जो पूरा आपको उल्टा सुल्टा करेगा। अभी टाइम ही ऐसा चल रहा है कि उस समय कोई ना कोई राजा यहाँ पे पागल होने वाला है और वो दुनिया हिलाने वाला है। जो मैं आपको बताने वाला था, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि प्लैनेट्स के मूवमेंट ऐसे होते हैं। अभी आप देखें तो ट्रम्प का खुद का कुंडली में मार्स जो है वो काफ़ी एक्टिव था, लेकिन अभी उसका टाइम नेगेटिव शुरू होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिका का अगर हम लोग बात करें तो ये वर्ल्ड पावर है, ये सबको पता है, सबको पता है। लेकिन हर पावर का एक अंत आता है जी, पावर शिफ्ट होता है। पावर शिफ्ट होती है। ये पावर शिफ्ट आज से पहले कब हुआ था? पावर शिफ्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। जी, उससे पहले जो पावर था वो इंग्लैंड था, इंग्लैंड पावरफुल था। यूके था। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था कब? 1942 से 47 के आसपास। करेक्ट। उस समय की कंडीशन और आज की कंडीशन मैच करते। 1942 में ऐसा बोला जाता है कि जो इंग्लैंड था सबसे बड़ा पावरफुल था जी। उस समय का ट्रांजिशन क्या था? जुपिटर और सैटर्न 2 ऐसे प्लैनेट है जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि इनका जो ट्रांजिशन होता है थोड़ा स्लो होता है। ओके। जुपिटर 1 साल लेता है एक राशि चेंज करने के लिए, और पूरा 12 राशि चेंज करने को ऑलमोस्ट 12 साल लेता है। लेकिन अभी जो पीरियड चल रहा है ना, उसमें वो फास्ट मूव करता है। इसे कहते हैं जुपिटर गुरु का अतिचारी होना। ओके। इस पीरियड में वो 1 साल में 2-2, 3-3 राशि को क्रॉस कर रहा है। ओके। ये सेम उसने किया था 1942 से 47 के पीरियड में। और उस समय अगर सैटर्न भी एक्टिव हो 12th राशि से लेके 2nd राशि के बीच में, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि दुनिया चेंज कर देता है। कहा जाता है कि ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले बना था महाभारत के समय पे। अच्छा। तो महाभारत क्या हुआ था? सब बुराइयों का अंत होके कुछ नया शुरुआत हुआ था। करेक्ट। सेम वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड जो पावरफुल था, इंग्लैंड का राज खत्म होने लगा। वैसे अभी भी इंग्लैंड पावरफुल है, लेकिन जो उस समय था वो जैसा उपनिषद बोलते हैं वैसा तो नहीं है अब। हाँ, तो जहाँ पे ग्लोबल पावर से ज़्यादा जितने स्टेट्स पे उनका कब्जा था, मतलब वो बोलते हैं हमारे देश पे भी इंग्लैंड सब पे था का ना राज काफी। रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो गया, आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो गया और नया पावर आया अमेरिका। अब ये ट्रांजिशन है 19 अभी जो तरह 2025 से लेके 32 तक ये पीरियड ऐसा होने वाला है। ये अगले 5 साल, जी, ये 5 साल सेम मैच करेंगे। 42 से 47 के बीच में गुरु फास्ट मूवमेंट कर रहा है। इस साल भी 3 राशि चेंज कर रहा है, अगले 5 साल ये करता रहेगा। तो आप बोल रहे हैं ये पावर शिफ्ट है? ये पावर शिफ्ट होगा। तो आप बोल रहे हैं कि अमेरिका को रिप्लेसमेंट आ रहा है, राइट। अभी जो देयर विल बी न्यू पावर इन दिस चेंज। और इसका प्रेडिक्शन क्या है, कौन है? देखो इसका प्रेडिक्शन ये है कि ईस्ट से पावर आएगा। जी, अभी जो है वेस्ट पावरफुल है। जी। अमेरिका का ये पीक टाइम है, अगले 5 साल समझ लो। ये यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया? इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना, या इंडिया या फिर चाइना? ओवरऑल कैसा है कि अभी अगर देखें तो ओवरऑल चाइना ज़्यादा पावरफुल चाइना बहुत पावरफुल है। ईस्ट में जो पावर अभी वेस्ट में है पिछले 100 सालों से, अगले 25 से 50 साल ईस्ट के है। ईस्ट में कौन है? चाइना भी है, इंडिया भी है। ये दोनों कंट्रीज अगले 25 साल में काफ़ी पावरफुल बनेंगे। इनका ही राज आने वाला है। उसमें देखा जाए तो इंडिया की कुंडली भी स्ट्रांग है और चाइना भी स्ट्रांग है, लेकिन चाइना का 28 के आसपास थोड़ा सा वीक पीरियड है। ओके। इसके कारण अगर उस समय हमको अच्छा किंग मिल जाए, जो कि चांसेस है, इंडिया काफ़ी चेंज होने वाला है। अभी जो लोग यहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं जी रहने के लिए, आज से 25 साल बाद वो शिफ्ट होगा। लोग इंडिया में आएंगे, चाइना में आएंगे रहने के लिए। तो जो अमेरिका का वीज़ा लोगों को नहीं मिल रहा है, हाँ, तो वो जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं, वो लोग वापस से हमारे लिए लाइन लगाएंगे। हमारे लाइन लगाएंगे, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि 2-5 सालों में होगा, बट आप समझ लो कि एक शिफ्ट शुरू होने वाला है। तो जब भी ये ट्रांजिशन आता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक शिफ्ट आने वाला होता है। तो अमेरिका का पावर धीरे धीरे अब कम होगा, और क्योंकि वैसा होना है इसलिए बराबर राजा भी ऐसे मिलता है। किसी न किसी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो ट्रम्प जो ये कर रहा है, सबको लग रहा है कि दूसरों का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये खुद का ही या नुकसान मेरे को सबसे ज़्यादा नंबर्स में करेगा। समझा सकते हैं कि जैसे कि आज अमेरिका
ने बोल दिया कि मेरे को, उनके पास बहुत ऑयल है जितना मुझे पता है, दे गॉट दी मैक्सिमम ऑयल्स एंड रिजर्व्स विद देम, बट स्टिल वेनेजुला पे हमला करना, ईरान पे हमला करना, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अभी रिसेंट जो अभी चल रही है उन टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ, ईरान पे हमला करना, क्यूबा पे अभी दे आर ऑल्सो मेकिंग सम मूव्स, सेम टाइम रशिया एंड यूक्रेन के वॉर में भी अपना कहीं ना कहीं उनका मूव रखना, राइट। साथ में अभी अगर बात करें इज़राइल, खैर वो गल्फ कंट्रीज़ के बीच में एक अकेला कंट्री है, बट दे विल नॉट चेंज देयर फ्रेंड, वो बोलते हैं ना दुश्मन बहुत सारे हो सकते हैं पर दोस्त को तो पास में बिठा के रखा हुआ है, बट आई डोंट नो कि वो यूज़ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये नंबर्स का जो गेम है कि अमेरिका के पास आज कितनी कंट्रीज़ हैं, मेरे को नहीं लगता यूएन, यूरोप अब उनके साथ है, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने तो एकदम सामने बोल दिया कि दे आर नॉट सपोर्टिंग ट्रम्प। तो ये पावर शिफ्ट जो चल रहा है आज के दिन में, ये पावर शिफ्ट सिर्फ ट्रम्प की वजह से ही गायब होने वाला है, या फिर देखिए अभी उनके यहाँ पे भी अभी इलेक्शंस आएंगे, राइट। तो 2 साल और कुछ बचे हुए हैं, पर इनके मिड टर्म में भी इनके वापस से इलेक्शंस होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उस समय ट्रम्प का पावर कम होगा। हाँ। और आप जो बोल रहे हैं शिफ्ट, ये शिफ्ट यूएस से शुरू होगा, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जिस पे इम्पैक्ट होने वाला है वो यूरोपियन कंट्रीज़ पे। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ में रशिया, देखिए रशिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री, मैं जिसको बोलता हूँ कि एक पावर शिफ्ट रशिया के पास भी मेरे को लगता है, चाइना के साथ साथ रशिया इज़ ऑल्सो पावरफुल कंट्री। रशिया का टाइम और पुतिन का टाइम अगले 3 से 4 साल इतना अच्छा है कि यूरोप में सबसे बड़ा पावर रशिया ही होगा। जी, जो एक समय पे सोवियत यूनियन होता था, जी, उसका ब्रेक होके फिर रशिया बना। जी, अब पुतिन का नेक्स्ट स्टेप है वो धीरे 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 ऐड करता जाएगा। तो अभी जो उसने शुरू किया है, सबको लग रहा था कि वीक होगा रशिया, बैकफुट पे चला जाएगा, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यूरोप में रशिया काफ़ी बड़ा पावर अगले आने वाले सालों में बनना है, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली यूरोप देखें तो उसके ईस्ट में रशिया आता है। तो मैंने कहा ना कि सब कुछ ईस्ट में शिफ्ट होने वाला है। तो ये ईस्ट में जितना जो शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें सिर्फ अभी हम 2 ही कंट्रीज़ हैं या फिर और किसी का भी नहीं, चांस है? काफ़ी कंट्रीज़ है। देखो देखा जाए तो ईस्ट की अगर लाइन देखें हम लोग, तो देखा जाए तो बांग्लादेश भी पास में ही आता है, अब पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है। ओवरऑल यहाँ पे भी चेंजेस अच्छे ही होंगे, इनका भी ग्रोथ ही होगा जो भी इसमें। अब बाकी फिर उनके पर्सनल कुंडली पे भी आता है, उनका कब शुरुआत हुआ, क्या हुआ। अब इंडिया की अगर हम लोग कुंडली की बात करें तो जब, ये आपको पता है या पता नहीं, मुझे पता नहीं, कि जो डेट था उसके लिए काफ़ी ज्योतिषों का, मतलब नेहरू जी से उन्हें कनेक्ट भी किया था कि डेट चेंज करो, जिस डेट पे आज़ादी की हम लोग कर रहे। अच्छा। बट उस समय के लोग उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज़ अगर रेडी हो गए कि हमको फ्रीडम देना है, तो उनका बोलना था कि हमको इसको पोस्टपोन नहीं करना है। ओके। तो फिर नेहरू जी ने कहा था कि आप इस दिन में सबसे अच्छा टाइम निकालो, उस दिन हम लोग शुरू करेंगे। दिन चेंज नहीं करेंगे, दिन यही रहेगा। ओके। तो उस समय के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने कमेटी बना के फिर टाइम फाइनल किया, क्योंकि उस समय ये मैंने आज तक कहीं पे भी ना तो सुना है और ना कभी इस बारे में कुछ चीज़ डिस्कस भी की है, और ना किसी के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। और आपको फिर उन्होंने क्या किया था, टाइम ऐसा चूज़ किया था कि एटलीस्ट उसमें बेटर हो। ओके। तो हमने 15 अगस्त वाज नॉट द गुड डेट। हाँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि उससे आगे पीछे हमको डेट शिफ्ट करना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा था। तो फिर 15 अगस्त का बेस्ट टाइम क्या होगा, तो ऐसा टाइम चुना गया जिस समय कोई स्थिर लग्न हो। जैसे अगर हमारा देखें तो वृषभ लग्न में हमारा हो, और जो 4-5 उस समय भी ऐसा था कि 4 से 5 प्लैनेट एक ही राशि में थे। ओके। उसका मेजर इम्पैक्ट होता है, जो अभी चल रहा है उसी के कारण हो रहा है। जब 4 से 5 प्लैनेट एक राशि में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने ऐसा किया कि टाइम ऐसा चूज़ किया कि वो सारे 4 से 5 प्लैनेट थर्ड हाउस में आ जाए। थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, और वहाँ पे अगर मैलेफिक प्लैनेट आ जाए तो आदमी और पराक्रम करता है। तो इसलिए थर्ड हाउस के कारण इंडिया स्ट्रांग हुआ। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, थर्ड हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट आपके पड़ोसी, आपके नेबर्स। तो वो सन बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब हो गया, और आपके नेबर्स जो आपको मिल रहे हैं ये लाइफ टाइम आपको ऐसे रहेगा कि आपके नेबर्स के साथ आपका रिलेशनशिप खराब ही रहेगा। वी डोंट हैव अ सिंगल नेबर राइट नाउ इन आवर कंडीशंस जो आज इंडिया के साथ खड़ा होके ये बोले कि येस वी आर गुड फ्रेंड्स। नन ऑफ दी कंट्रीज आर लाइक, आप कोई भी बात करो, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान को बोल सकते हैं कि चलो वो फ्रेंड है, छोटे कंट्रीज है। नेपाल, इवन नॉट नेपाल, चाइना, पाकिस्तान,
एक है जो जुड़ा हुआ है पर वो जुड़ा हुआ नहीं है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भी इतना उनकी भी कंडीशन दैट नॉट दैट गुड। मेरे को नहीं लगता कि आज के दिन में जो भी आज इंडिया के साथ जितने भी आसपास की कंट्रीज़ है दे आर गुड फ्रेंड्स। और आने वाले टाइम में क्या ये वापस से एक और प्रेडिक्शन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये फिर से वो बोलते हैं ना कि वो भाईचारा और वो शुरू होगा। समझ इनमें आएगी, या हम में वो चीज़ आ जाएगी कि चलो वी विल एक्सेप्ट देम? नहीं, क्या होगा, और कुछ साल तो थोड़ा बुरा है, जैसे मैंने कहा कि 25 से 32 इस पीरियड में तो चीज़ें और ख़राब होने वाली है। ओके। उसके बाद जो शिफ्ट होगा, पावर शिफ्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको चीज़ें इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू होगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप सबसे अच्छा होगा, वो भी टाइम आने वाला है। क्योंकि दोनों के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों वर्ल्ड वॉर में एंट्री करेंगे, ये दोनों भी ऐसा चाहते हैं कि हम लोग दूर रहें। आप अभी देखो जहाँ पे भी चल रहा है, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और अगले 5 सालों में इंडिया की कोशिश यही रहेगी कि वो किसी वॉर में ना आ जाए। बट थोड़ा बहुत फिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे जब वर्ल्ड आएगा तो कुछ ना कुछ तो पार्ट हमको लेना ही पड़ेगा, लेकिन जितना हो सके हम लोग दूर रहेंगे। करेक्ट। कोशिश तो यही है कि वॉर में हम लोग ना जाए, क्योंकि वॉर जो भी चीज़ लेके आता है उसके आज हमें इम्पैक्ट पिछले 2 महीने से दिख रहे हैं, जबकि हम जिस तरीके से दिख रहे हैं वो इम्पैक्ट मेरे ख्याल से अभी तक आफ्टर कोविड वी सॉ फर्स्ट टाइम। मतलब जो हम लोगों ने 2020-2019 का जो पीरियड था और 2022 तक वो जैसे जैसे चला, वो बोलते हैं ना क्राइसिस आई, उस क्राइसिस में जिसने, अब वो मैं आपसे पूछूंगा कि क्राइसिस के टाइम पे क्या करना चाहिए, व्हाट यू फील कि क्राइसिस इज़ द गुड टाइम टू गेट इनटू द मार्केट, मार्केट में आने का सही टाइम क्या है, मार्केट से बाहर जाने का सही टाइम क्या है, और वो प्रेडिक्शंस क्या है अब आज के टाइम में, व्हाट इज़ द प्रेडिक्शंस जिसमें हम आपको बता सके कि लोगों को ये समझा सकें कि आज का सही टाइम इन्वेस्टमेंट का ये है और निकालने का ये है, बट इसके लिए क्या तरीका है, और एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्या आप हमें से थोड़ा सा? देखो क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी जिसे आजकल हम लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट से हम लोग कैसे लिंक करें। क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजी आया था उस समय स्टॉक मार्केट नहीं था, लेकिन उस समय बिजनेसेस थे, ट्रेडिंग तब भी होता था, गोल्ड सिल्वर तब भी था, गोल्ड सिल्वर आज भी है। बस क्या हो गया, फॉर्मेट चेंज हुआ है, तब फिजिकल ट्रांजेक्शन होता था, अब डिजिटल हो रहा है। तो उस समय क्या किया था, लोगों ने पूरा रिकॉर्ड बना, जैसे संहिता कहते हैं कि अगर इस साल कुछ खराब हुआ है, गोल्ड का प्राइस कम हुआ है, तो आज का प्लानिटरी कंडीशन क्या है, अगर इस बार बारिश अच्छी हुई है तो प्लानिटरी कंडीशन क्या है, ऐसा पूरा रिकॉर्ड रखते फिर उन्होंने कुछ फॉर्मूलाज बनाए, उसे कहते हैं सूत्र। वो सूत्र से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो इस साल ये हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग स्पेसिफिकली 2026 की बात करें, तो ये जो मार्केट फॉल हुआ है ये कब हुआ है, आपको अंदाज़ा है? फरवरी से फरवरी से, मतलब इट गॉट स्टार्टेड। यस, वो जो डेट है अराउंड 2021 फरवरी के आसपास है। करेक्ट। अब उस समय क्या था, इस साल राहु जो है कुंभ राशि में है, जो कि राहु की सबसे पावरफुल जगह है, और जो रहेगी 5 दिसंबर तक, तो राहु इस साल मार्केट वोलाटाइल ही रखेगा, क्योंकि वो पावरफुल पोजीशन। ये वोलेटाइल मतलब आप जो बोल रहे हैं इसका ग्लोबल इम्पैक्ट, हाँ, ये देखिए ये ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से तो हुआ है। ये कोई इंडिया का मार्केट क्रैश नहीं है, ये लोगों को है ना वो समझाना भी ज़रूरी है कि आप हर टाइम बस वो झंडा लेके खड़े हो जाते हो कि ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो इन्होंने नहीं बढ़ा तब भी दिक्कत है, बढ़ा तब भी दिक्कत है। मतलब लोग खड़े हो जाते हैं और मतलब बोलना उनका सीधा शुरू हो जाता है कि आज अगर मार्केट क्रैश कर रहा है तो देयर इज समथिंग फिशी इनटू इंडियन मार्केट। देखिए अभी मैं लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, आपके मीडियम से आप इसको समझाएं कि इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, और ग्लोबल मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं स्टिल इंडियन मार्केट इज सस्टेनिंग देमसेल्फ, और वो प्रूव हो रहा है आज कि इंडियन मार्केट और लोगों की जो मेंटेलिटी है, हमारी जो धारणाएं हैं, वो आज भी उस तरीके की है कि सेविंग्स इज द किंग। वो तो सेविंग इज द किंग ऑफ आज महिलाएं हों हमारी या हम खुद लोग हों, हमारी सेविंग ही हमको बचा सकती है। और ये चीज़ हम आज के हमारे मार्केट में भी हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए अभी आपने बोला कि जो भी क्रैश, ये क्रैश हुआ ही नहीं है एक्चुअली। अभी जो मार्केट है ना, इसको करेक्शन कहते हैं। अच्छा, ये करेक्शन जब भी मार्केट 15 से 20% गिरता है जी, तो ये करेक्शन काउंट होता है। टेक्निकल एनालिस्ट को भी आप पूछोगे, मैं खुद 15 साल से टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ और 5 साल से हम लोग फाइनेंशियली उसको ट्रैक कर रहे हैं। तो ये बस करेक्शन है, क्रैश तो अभी आना बाकी है। अब क्रैश आएगा, क्रैश आएगा।
अभी इसी साल आप प्रोडिक्शन दे इसी रहे साल हैं? 2026 में ही क्रैश काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। 99% 2026 में एक बड़ा क्रैश आने वाला है। अब क्रैश आप जो भी बोल रहे हो ये नोट कर रहे हैं हम लोग आप नोट करके कि रखिए। मैं इस आपको साल आप बोल रहे हो कि ये जो पीरियड था फरवरी टू अप्रैल अप्रैल और मई हाँ विल बी अ करेक्शन पीरियड, तो इस करेक्शन में लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए था। करना चाहिए था। अगर आपको याद रहेगा तो हमारी 30 मार्च के आसपास बात हुई थी। Correct. तो आपने पूछा था इन्वेस्ट करना चाहिए चाहिए, हाँ, क्या, जी। तो मैंने आपको बोला था करना चाहिए। जी, अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्रैश आने वाला है। तो दो चीज़ें हैं, हम्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग long टर्म। term. टू व्यूज आर देयर। राइट। आप अपने तरीके से लोगों को ये चीज़ समझा दें, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर नहीं, मैं आपको दें। बताता जो भी हूँ। हमें देख रहे हैं, जो भी हमें समझते हैं कि Right. पैसा निकालने का टाइम क्या है और पैसा डालने का टाइम क्या है, वो देखिए, अभी थोड़ा मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली ये साल थोड़ा सा डिकोड करता हूँ। जी अभी जो टाइम था पिछला हफ्ता या फिर अभी ये वीक चल रहा है, ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। Okay. क्योंकि मार्केट आपको लो में मिल रहा है। तो जो मैं आपको ट्रांजिशन बता रहा था, एक बार मैं ट्रांजिशन बताता हूँ ताकि फिर मैं आगे का आपको एक्सप्लेन करता जी हूँ। तो फरवरी जो 3rd वीक था, उस समय पे राहु सबसे पावरफुल, राहु के साथ में आ गए थे सन, मार्स, मर्क्यूरी और शुक्र, विनस, चारों प्लैनेट उसके साथ में आ गए। तो राहु ने सबको ख़राब कर दिया। अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो सूर्य हम लोग निफ्टी को कहते हैं, मर्क्यूरी किससे प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी, जो वीनस है उसे लग्जरी स्टॉक्स को देखते हैं और मार्स से डिफेंस स्टॉक वगैरह देखते हैं। Okay. अब ये सारे स्टॉक्स राहु के चक्कर में आ गए तो मार्केट फॉल हो गया। 30 मार्च के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये उससे दूर होने लग गए, अगले राशि में शिफ्ट हो रहे। तो वहाँ से हमको रिवर्सल देखना शुरू हुआ। अब अप्रैल की अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट अभी मर्क्यूरी शिफ्ट हो चुका है, मार्स शिफ्ट हो चुका है। इस हफ्ते में 20 तारीख को मार्स शनि के साथ में 0 डिग्री पे होगा। वो एक बस लो पॉइंट रहेगा। उसके बाद अगले 2 महीने मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे कंडीशन है। ओके। तो जो हमने रिवर्सल देखा, ये रिवर्सल पॉजिटिव में कंटिन्यू होगा। आप पकड़ के चलो मई जून ऑलमोस्ट जुलाई का कुछ पार्ट मार्केट में अभी आपको अच्छा टाइम दिखेगा। मुझे ये लगता है, मतलब 90% ये तो है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अभी जो मेरा एनालिसिस चल रहा है उसके हिसाब से थोड़े दिन में कंफर्म करूंगा, बट 70-80% ये चांसेस है कि अगले 3-4 महीने में मार्केट लाइफ टाइम हाई भी क्रॉस करेगा। तो ये जो क्रॉस करेगा, क्यों? क्योंकि इस खराब जो टाइम आने वाला है वो आने वाला है नवंबर से आसपास, अक्टूबर से नवंबर। जी उस पीरियड में जो क्रैश आएगा वो सबसे भयंकर क्रैश होगा। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इन्वेस्ट करो। ये अगले आप 3-4 भयंकर क्रैश महीने। करके आप जो बोल रहे हो वर्ड ये मेरे लोगों के लिए थोड़ा सा डरावना है। मैं आपको उसका जी। बैक हिस्ट्री बताता हूँ। आप हिस्ट्री के साथ साथ ये भी क्लियर कीजिए। देखिए आगे वाला, देखिए जो भी हमें लोग देखते हैं उन्हें ये समझाना ज़रूरी है, ठीक है क्रैश आ रहा है, क्रैश होगा, ये 3 महीने में अब जाएगा। अभी जो था वो मार्केट करेक्शन का पीरियड था। फरवरी टू अप्रैल इज़ अ करेक्शन पीरियड टाइम। अप्रैल टू जून जुलाई आप बोल रहे हैं कि ये मार्केट पीक करेगा, ठीक है, वापस से मार्केट सस्टेन करेगा अपने आप को। और आप जुलाई के बाद से नवंबर तक आप बोल रहे हो कि मार्केट क्रैश करेगा। नहीं, मार्केट निगेटिव रहेगा और सितंबर अक्टूबर के आसपास, क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस है नवंबर के आसपास। ओके उसका तो नेगेटिव आने के बाद नवंबर में आप बोल रहे हैं क्रैश होगा। क्रैश होगा। मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बता पाएँ कि चीज़ें अब अगर आपको करनी है, आपने उसका रीज़न बता दिया, अगर आपको उसको और भी बाइफर्केशन करना है, आपको उसको और खोल के लोगों को बताना है, प्लीज़ बताएं। बट ये भी बताएं साथ में कि करेक्ट टाइम, देखिए मैं जो आपको चीज़ बोलने वाला था, देखिए देर आर 3.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु इज़ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स राइट और दे आर डूइंग ट्रेडिंग। ये 12-12 करोड़ लोग हैं। राइट। ये 12 करोड़ लोग आज के दिन में, कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसी पे अपना जीवन यापन करते हैं, है ना, उनका इससे ही अपना घर चलता है। कुछ लोग जो होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, या फिर जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, साथ में मैं कुछ और चीज़ें कर रहा हूँ, तो 3-4 चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं ठीक है उधर जाके इन्वेस्ट कर लूँगा। राइट। बट कुछ लोग जो सिर्फ इसी पे जी रहे हैं और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या एक नए न्यू कमर को अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सेकंड चीज़, जो ओल्ड थ्योरी के साथ लोग जो चले आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या उनको मार्केट में टिके रहना चाहिए, या फिर उनको पैसा अपना बचाने के लिए सेव करना चाहिए, निकालना चाहिए, एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, या फिर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, बट मार्केट फिर उठेगा, करेक्शन भी होगा 2026, 2027, 28। तो प्रिडिक्शन के साथ साथ आप ये भी बताइए कि क्या करना चाहिए। देखो, आपको बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जी,
आपने अगले 5 साल 10 साल के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप SIP में नॉर्मल लोग करते हैं, जी तो उनको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है जी क्योंकि आपका टारगेट 5 साल के बाद है। जी अगर आपने कुछ टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए रखा है, अगले 2 साल 1 साल, जी तो आपको थोड़ा सेफ होने की ज़रूरत है, तो फिर आपको थोड़ा सा एग्जिट करने की ज़रूरत है अगले 3 महीने में। एग्जिट करने की ज़रूरत है। अगर आप 2 साल के लिए, मतलब आपका कुछ प्लान है 2027 में, तो आप ये बोल रहे कि एग्जिट करके आप वापस से एंट्री ले हाँ सकते नहीं, हैं। आपको अगर 2027 में पैसे लगने वाले हैं जी तो आप कोशिश करो कि जब जून जुलाई अगस्त में जब मार्केट पीक पे रहेगा जी तब आप उसमें से एग्जिट करो, अगर आपको अगले साल पैसे चाहिए तो। ओके, लेकिन आपका टारगेट 5 साल का है, 3 साल का है, 10 तो साल आपको का है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मार्केट तो नीचे जाके ऊपर आने ही वाला है है। जी, और काफ़ी ऊपर आएगा। जब ऊपर जाएगा तो वो जो हमने फेज़ देखा था 20 के बाद वही फेज़ रहेगा। जो 2020 से 2022 का था, 22 जो का बोली था। 2024 तक बोल सकते हैं, राइट। जो मतलब जो पीरियड चला है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया है जिस टाइम पे बहुत मार्केट अच्छा चल रहा था। अच्छा, नहीं अभी होता क्या है, आपको साइकिल समझना चाहिए। मार्केट जब एकदम लो होता है वो इन्वेस्टमेंट का टाइम जो हमने देखा पिछले 2 महीने। जी, अब मार्केट ऊपर जाएगा, आप लोग वापस इन्वेस्टमेंट शुरू कब करेंगे? जून जुलाई में, जब मार्केट पीक पे रहेगा, पीक पे रहेगा। तब उनको अवॉइड करना चाहिए। यही जो चीज़ है, जो मैंने एक अच्छी लाइन या अच्छा मतलब समझा था कोविड टाइम में, कोविड-19 जब आया था, तो इसमें मिलियनर्स बने हम्म, और कुछ लोग अभी भी वही हैं जो उन्होंने लिया है। लिया है। तो मिलियनर कौन बने? जिन्होंने कोविड टाइम में इन्वेस्ट कर दिया। ये बिग बुल्स, पता नहीं, ये बिग बुल्स मैं उन्हीं को बोलता हूँ जो ये लोग ना मार्केट की अच्छे से स्टडी करके रखते हैं Right. और इनको पता है कि करेक्शन है या क्रैश है, पर ये ठीक बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ये रिसर्च के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, और ये रिसर्च 2 जगह से आ रही है। एक होता है मार्केट रिसर्च करो आप, कि जो 50 स्टॉक्स है या पेनी स्टॉक्स है या डिफेंस सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, किस पे आपको बिलीव है। सेकेंडली आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपका पॉइंट है कि एस्ट्रोलॉजिकल अगर मूवमेंट है और अगर आप उसको सही से कनेक्ट कर पाओगे तो आप उसका एक अच्छा बेटर वर्जन निकाल के दे सकते हो। राइट। अभी मैं आपको पहले वाला हम लोग कंप्लीट कर लेते जो सवाल था जी, कि जो क्रैश होगा नवंबर के आसपास, आपको क्या प्लान करना चाहिए? अगले 3-4 महीने आप मार्केट का बेनिफिट लो। जी, सितंबर अक्टूबर के पहले आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो उस समय आपको एग्जिट कर देना चाहिए, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जी, अब होता क्या है, जब आप स्टॉक मार्केट में साथ एस्ट्रोलॉजी ऐड करते हो तो आप दुनिया से एक स्टेप आगे रहोगे। हाँ, हम लोग अभी जो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट लोग करते, जो मैं खुद कर रहा हूँ पिछले 15 साल से, तो हम लोग क्या करते थे? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग पैटर्न स्टडी करते हैं और पैटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। अब पैटर्न जब तक कंप्लीट नहीं होते हम डिसीजन ले नहीं सकते। पैटर्न कंप्लीट होगा, फिर ब्रेकआउट आएगा, फिर मैं एंट्री करूँगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या है, इन्होंने चार्ट प्राइस को स्टडी नहीं किया है। एस्ट्रोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं प्लैनेट्स के मूवमेंट को। तो जो पैटर्न हमको पिछले 100 सालों में दिख रहा है, वो पैटर्न क्या हुआ था उस समय मार्केट में, क्या मूवमेंट्स आए थे। अब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जो पैटर्न बनते हैं वो हम जब तक नहीं बनते हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ये है कि वो पैटर्न हमको पहले से ही पता है कब बनने वाले हैं, क्योंकि सन या मार्स या जो भी प्लैनेट है सबका मोमेंटम हमको पता है वो कब मूवमेंट करने वाले। तो वो कॉम्बिनेशन आने वाले समय पे कब होगा ये हमको पहले से ही पता है। तो हमको वो पता है कि पैटर्न्स कब आ सकते हैं। तो अगर हम लोग वो पैटर्न स्टडी कर ले तो आपको स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में वो हेल्पफुल होगा। इसलिए जो भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी लोग करते हैं, सीखते हैं, वो आप देखोगे नॉर्मल लोगों से या टेक्निकल एनालिसिस से थोड़ा 1-2 स्टेप आगे रहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे आज पता है कि अगले 3-4 महीने मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो वो हिसाब से मैं इन्वेस्ट या ट्रेड करूँगा। मुझे पता है कि अक्टूबर नवंबर में कैश आ सकता है, हाँ, तो मैं उससे पहले ट्राई करूँगा कि मैं एग्जिट कर दूँ और पैसे जमा करके रखूँ नवंबर दिसंबर क्रैश के लिए, और फिर जब क्रैश आएगा तब वापस एंट्री करूँ। तो ये जो आप कॉम्बिनेशन आप करोगे एंट्री एग्जिट, तो फिर आपको वो रिटर्न्स मिलेंगे जो आपने बोला 20 में मिले थे, 20 इससे पहले मिले थे। तो वो रिटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो डिपेंड करता है आपको एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल दोनों का नॉलेज होता है। पर ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है या मार्केट सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है? देखिए, अभी मैं एज ए इंडिविजुअल अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो एस्ट्रोलॉजी मेरे ग्रह नक्षत्र के साथ भी चलेंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल के चलेंगे। मार्केट के ग्रह नक्षत्र के हिसाब से चलेंगे। तो ये नहीं, दोनों चीज़ों का मार्केट- कॉम्बिनेशन है, राइट? मार्केट, हाँ, दोनों कॉम्बिनेशन। मार्केट में क्या होगा जी, ये मार्केट के हिसाब से देखेंगे। जैसे मैंने बोला ओवरऑल मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो क्रैश के समय पैसे बनाते, जी, कुछ लोग ऐसे भी है जो मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी लॉस कर रहे हैं। जी। तो दो अलग चीज़ें हैं। दोनों ऊपर, मार्केट कहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा, वो डिपेंड करता है मार्केट और ऑल प्लानिटरी मूवमेंट के साथ। जी, आप मार्केट में पैसे कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे डिपेंड करता है आपके जन्म के समय क्या कॉम्बिनेशंस थे। जी।
तो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं बहुत बार। हम हमारे पास जब आते हैं, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट सिखाते भी है, प्रेडिक्शन भी सिखाते हैं, लेकिन हम लोग उससे पहले कुंडली एनालिसिस भी करते हैं कि अगर आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। हर आदमी के लिए अलग अलग फैक्टर होता है, किसी को प्रॉपर्टी में पैसा है, किसी को गोल्ड में पैसा है, किसी को स्टॉक मार्केट में पैसा है। अगर आप उसके हिसाब से करो तो आपका अलग फैक्टर अच्छा होगा। 5 स्कीम्स बताइए, हम्म, या वो बोलते हैं ना सेक्टर्स बताइए, हाँ जिसमें अब इन्वेस्टमेंट का टाइम है। देखो, जो नहीं भी किया हो तो ये 5 सेक्टर्स तो मतलब डेफिनेटली इट्स गुड। मेरे को जैसे एक सेक्टर मेरे को अभी लग रहा है जो मेरे को ट्रम्प को देख के लगता है, डिफेंस सेक्टर। एकदम सही जो हर इंसान दे आर पुटिंग इट BEL बेल में। देखो, मैं पर्टिकुलर स्टॉक का नाम नहीं लूंगा जो क्लाउड नहीं, सेबी के हिसाब से, बट मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस सेक्टर जो आपने कहा एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। आप इसमें पैसा डालो, अगले 2-3 साल में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। पावर सेक्टर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा स्टॉक मार्केट छोड़ के आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, ये पहले ना लोग अपने इंडियंस को फिजिकल गोल्ड बहुत पसंद था। और हुआ क्या कि गोल्ड का एक साइकिल होता है, हर चीज़ का एक साइकिल होता है। गोल्ड का साइकिल ऐसा है कि एक बार बढ़ गया तो 10-15 साल स्टक होता है। लेकिन अभी जो गोल्ड प्राइस आपने देखा हो पिछले 1.5-2 साल में 70,000 से ऑलमोस्ट डबल हो गया गोल्ड। हाँ, शुरुआत में 1,50,000 अभी चल रहा है, 70,000 था। ये जो साइकिल है ना, अगर हम लोग पेनेंट्री देखें तो अगले 3 साल में गोल्ड 3-3.5 लाख रुपए तक जा सकता है। ये इससे बड़ा कोई अभी तक कोई हाइक मैंने भी कभी गोल्ड में ना, सिल्वर में और गोल्ड में दोनों में नहीं तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो इससे पहले वाले अगर आप गोल्ड का पूरा पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड चेक करोगे तो गोल्ड में ऐसे होता है कि स्पेसिफिक फेज में वो 4 से 5 गुना होता है, फिर 10-20% ड्रॉप होता है, फिर साइडवेज हो जाता है। अभी जो फेज चल रहा है अप ट्रेंड वाला फेज है, क्योंकि देखो जब भी ऑल ओवर वर्ल्ड जब दिक्कतें आएंगी, इससे पहले गोल्ड कब बढ़ा था जब वॉर चालू, ये चालू। इस समय भी मैंने जैसे बोला 25 से लेकर 32 वॉर्स होने वाले, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगले 5 सालों के लिए पकड़ो गोल्ड ऊपर ही जाएगा। ओके, अब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रोज़ डबल होगा या हर महीने डबल होगा तो वैसे नहीं होगा, बट आप ये पकड़ के चलो कि अगर 70,000 एक बेसिक था जहाँ से ब्रेकआउट दिया है गोल्ड ने, और अगले उसके बाद के 5 सालों की बात करें तो गोल्ड कम से कम उस प्राइस से 4 से 5 गुना होता है। तो 70 का 5 गुना मतलब आप पकड़ के चलो 3 से 3.5 लाख गोल्ड अगले 3-4 सालों में जाने के काफ़ी ज़्यादा। एक और प्रेडिक्शन है, हाँ, मतलब गोल्ड आप बोल रहे हो 3.5 लाख रुपए तक अगले 3 से 4 सालों में, 3 से 4 साल में एक बार 100% टच करेगा। दिस विल बी 100%। दिस विल आप लेके, इसलिए हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि अभी आपको क्या करना है, नई मेंटेलिटी प्लस पुरानी मेंटेलिटी दोनों को मिक्स करना है। जी, आपको स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना है, साथ में गोल्ड भी लेना है। जी। हमारे जो पहले वाले लोग थे बस गोल्ड इन्वेस्ट करते तो ये थे। गोल्ड जो ETFs है, ये जैसे लोगों को नहीं पता है कि ETF क्या है, तो आप वो भी बताएं कि फिजिकल अगर गोल्ड नहीं ले रहे, देखिए 2 तरीके हैं, ठीक है। कोई इंसान को अगर फिजिकल गोल्ड पसंद है, ठीक है, यू कैन गो एंड बाय फिजिकल गोल्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्नामेंट्स, आई एम सेइंग फिजिकल गोल्ड 5 ग्राम 10 ग्राम जितने में आपको इन्वेस्ट करना है एज पर योर कैपेसिटी। अगर वैसा नहीं करते हैं तो बेटर ये है कि आप ETF में इन्वेस्ट कीजिए। कर सकते हैं डिजिटली, आप ETF भी करिए, उसमें करिए, क्योंकि ETF में क्या होता है टैक्सेस वगैरह में आपको बेनिफिट्स मिलता है। फिजिकल गोल्ड लेंगे तो आपको GST वगैरह सब चीज़ें आती है। जी, तो वो तो आप पे डिपेंड है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। फिजिकल भी ले सकते हो और आप डिजिटल भी इन्वेस्ट कर नहीं, बस मैं ETF का इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसमें जो स्टॉक का रेट है वो काफ़ी कम है, मतलब जो उसका उसका बेनिफिट क्या है ना, अगर आप ETF लोगे जी, तो आप जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट कर सकते हो। जी। आपको आज पैसे की ज़रूरत है, आप तुरंत सेम डे पे एग्जिट कर सकते हो, तो वो काफ़ी हैंडी हो जाता है। फिजिकल गोल्ड में दिक्कत क्या, आप लेके घर में आओगे, फिर सेफ्टी की इशू, फिर रखना का है, उसके लिए वापस लॉकर लो, लॉकर में जाके रखो, इसमें झंझट नहीं है। इसमें बॉन्ड्स भी आते हैं इसके अंदर। आप आजकल तो लोग गूगल पे और फ़ोन पे भी लोग गोल्ड सब जगह मिल रहा है। तो आपको अगले, अगर आप पूछोगे अगले साल क्या करना चाहिए, तो आपको दोनों चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है जी, आपका मिक्स होना चाहिए, थोड़ा गोल्ड में और थोड़ा स्टॉक मार्केट में। गोल्ड के साथ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिल्वर आल्सो, राइट? हाँ, सिल्वर को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से क्यों नहीं प्रीफर करते, ओके, क्योंकि सिल्वर में काफ़ी फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्योंकि सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जी, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो सिल्वर का फ्लक्चुएशन होगा, तो इसलिए वो इतना वोलाटाइल है कि नॉर्मल इंसान उसको बेयर नहीं कर पाता। बट आप बोल रहे कि गोल्ड पे आप बिंदास, हाँ, गोल्ड पे आप बिंदास आप जा सकते हो। एकदम अगर आप जो अपन करते हैं वही करना है, मतलब गोल्ड पे हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं। गोल्ड पे आपको साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। आपको पूरा एक इन्वेस्टमेंट कम से कम अगले 2-3 सालों के लिए, जैसे पिछले 2 साल ऐसे थे कि आप सब कुछ स्टॉक मार्केट में डाल दो, जी, बट अगले 2 साल ऐसे नहीं है कि आपको 100% स्टॉक मार्केट में डालना आपको चाहिए। डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा।
और हो सकता है कि आपको गोल्ड में अच्छा रिटर्न्स मिले, कभी स्टॉक मिले। अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है जी तो फिर जो साइकिल मैंने आपको बताया कि कब बढ़ेगा कब गिरेगा, उसका फ़ायदा करके आप मिलियनर बन सकते हो। बट एक आम इंसान जिसको उतना डिटेल्स नहीं पता है, जी तो उसको सिंपल है, थोड़ा गोल्ड हो, थोड़ा स्टॉक में डालो और लॉन्ग टर्म के लिए उसको रख दो। मैं वापस से एक चीज़ वापस से पूछूंगा, आपने सेक्टर बताया था जिसमें आपने डिफेंस सेक्टर बोला है और एक एनर्जी सेक्टर बोला है, एनर्जी सेक्टर और बोला कोई है। सेक्टर्स आप बताना और बैंकिंग सेक्टर है, बट बैंकिंग सेक्टर अगले थोड़ा सा पहले नेगेटिव फेज आएगा, उसके बाद आने वाला है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर भी सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर या फिर जो बाकी चीज़ें चलेगी उसके कारण सबसे पहले इम्पैक्ट होता है बैंक सेक्टर। ओके तो थोड़ा सा उसमें वोलाटिलिटी ज़्यादा रहेगा सेफ्टी के हिसाब से। और मेटल सेक्टर भी, जैसे अभी कॉपर के रेट ये भी अगले 1-1.5 सालों के लिए अच्छा है, तो वो वाले स्टॉक्स में भी आप देख सकते हो, एंट्री कर सकते हो जो मेटल स्टॉक्स है। तो ये 2-3 सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ अगर आप 3 से 4 सालों का मिनिमम देख रहे हो तो उसमें करो। अगर आप साल भर के लिए देख रहे हो तो आपको सोच समझ के आपके जो एडवाइज़र है उनको डिस्कस करके फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा दिमाग में एक खलबली सी मची है अभी मेरे कि अमेरिका का जो भी स्टॉक मार्केट है या फिर चाइना का जो स्टॉक मार्केट है या जापान का स्टॉक मार्केट है, वट एवर दे आर डूइंग इज़ अ डिफरेंट स्टोरी एज अ इंडियन मार्केट। राइट। क्या हमारे इंडियन मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या इनको ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो व्हाट आर द वेज एंड किस पे ट्रस्ट कर सकते हो? मतलब जैसे कि क्या मैं चाइनीज़ मार्केट पे ट्रस्ट कर सकता हूँ क्या? तो मतलब वो एक विजन के साथ अगर आप क्लियरिटी चाइनीज़ दे पाएं। मार्केट में इन्वेस्ट करना इजी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको डिफिकल्ट जाएगा। ओके और चाइनीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करने की जगह पे इंडियन मार्केट ज़्यादा सेफ है इंडियंस के लिए। ओके आपको अगर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है तो आप यूएस मार्केट की तरफ जा सकते हो। ओके उसके अलावा बाकी कोई भी स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बेटर है आप या तो इंडियन मार्केट में करो या फिर यूएस मार्केट में, जो मोस्टली लोग करते हैं। अच्छा तो ये 2 सेफ हेवन हम लोग स्टॉक मार्केट के हिसाब से देख सकते हैं एज ए इंडियन। ओके बाकी चीज़ों पे हमको अवॉइड करें तो बेटर है, क्योंकि चाइना में आप इन्वेस्ट कर, एक तो पहले रूल्स रेगुलेशन आप कर नहीं पाओगे इजीली, जी उसके बाद करोगे वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है, इतने कुछ चेंज हो गया तो आपको वो डिफिकल्ट जाएगा। तो एज अ नॉर्मल पर्सन यू ट्राई इन इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट बेटर। अनूप जी, ये जो आप बोल रहे हैं नवंबर में जो क्रैश आने वाला है, मेरे को इसके पीछे का लॉजिक अगर आप थोड़ा सा क्लैरिटी से बता पाएँ कि ये जो क्रैश आएगा उसके कोई प्रोस्पेक्टिव एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और मार्केट रिसर्च के हिसाब से, व्हाट यू थिंक अबाउट इट? देखिए, क्रैश जो मैंने आपको बोला कि कब मानती है, अगर हम लोग 35% से ऊपर अगर कोई मार्केट जब क्रैश होता है, इससे पहले ये कब हुआ था? 2020 में हुआ था, उससे पहले अपना हुआ था 2008 में, जी उससे पहले 2000 के आसपास, और सबसे पहले 92 में। और हम लोग बस इंडियन मार्केट की बात करें तो बाकी 100 जी ये हम इसका जो इंडिया मैंने मार्केट डेटा की देखा बात कर रहे है हैं तो अभी हाँ, फिलहाल तो इंडियन वो मार्केट की। सेम मैच करता है। बट मैं आपको ये जो 4-5 टाइम था, मतलब हर्षद मेहता के समय 50% क्रैश हुआ था मार्केट। 2000 में ऑलमोस्ट ये कुछ 40% क्रैश हुआ, 2008 में 58% क्रैश हुआ, और 2020 में 37% के आसपास कुछ क्रैश हुआ। तो सबसे मेजर जो था दैट इज़ इन कोविड। हाँ, नहीं, कोविड से पहले तो सबसे ज़्यादा 92 में क्रैश 92 हुआ वाला था। जो था जी। तो अब उस समय के जो सिनारियोज थे, जो प्लानिटरी मूवमेंट्स थे, वापस आ रहा है नवंबर 2026 में। तो उसमें ये मूवमेंट वापस से एक वापस इसी में रुका, ये आप जो बोल रहे हो जो 92 में आया था, 92 2000 नहीं हाँ, मैं बोल रहा हूँ जो 92 में आया था वो 2026 में आने वाला है। नहीं, ये पांचों समय पे एक कॉम्बिनेशन था। अच्छा, कोई कॉम्बिनेशन था। हाँ, ठीक तो ठीक ये ठीक। वो जो था उस सब जगह एक्टिव था। जी उसमें मेन क्या था, जब जुपिटर केतु के नक्षत्र में आता है ट्रांजिट में, और शनि के साथ उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये जब कॉम्बिनेशंस आते हैं तब मार्केट बहुत बड़ा क्रैश कर रहा है। ओके ये हुआ था 2020 में, 2008 में, 2000 में, 92 में। ये चारों समय पे जो हुआ था, वापस अब 2026 नवंबर में 31 अक्टूबर को गुरु ट्रांजिट होंगे सिंह राशि में। उस समय वो केतु नक्षत्र में जाएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन मैच होगा। सेकंड कंडीशन, उस समय गुरु का और शनि का 6 से एक्सेस होगा, मतलब एक दूसरे से छठे हाउस में और 8th हाउस में होंगे, तो वो नेगेटिव। तो ये दोनों कंडीशन मैच हो रहे, प्लस 12 नवंबर को उसी केतु नक्षत्र में गुरु के साथ मंगल भी आएगा। तो ये तीनों चीज़ें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये दिखाता है कि इस समय हमको एक वापस मेजर क्रैश हो सकता है। अब वो जो डेट से 12 नवंबर एक स्पेसिफिक है, लेकिन उसके आसपास कभी भी हो सकता है, एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद में। आप डेट भी बोल रहे हैं 12 नवंबर। तो उसके आसपास हमको कुछ ना कुछ मेजर स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट देखने मिलेगा।
अब वो 30% आएगा 40% आएगा वो कहना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम लोग पिछला 20 साल का रिकॉर्ड दे, पिछले 100 साल का, मतलब ये हमने इससे पहले यूएस मार्केट था उसमें भी मैच किया, सब जगह मैच हो रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन इस नवंबर बनेगा तो वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा रिस्क रहेगा उस समय पे ये आपने स्टॉक मेरे मार्केट को को। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से Astrology के हिसाब यू से, सेड हाँ। कि ये इससे पहले 4 बार जब भी हुआ है तब ये ऐसे ऐसे 4 जो ये आपने जुपिटर और केतु एंड दिस ऑल कंडीशंस यू सेड। इसके अलावा इज देयर एनी प्रिडिक्शन इन नवंबर जो मार्केट क्रैश हो रहा है उसके अंदर मार्केट का कोई मतलब जैसे ट्रम्प वाला अभी जो रोल था, इज देयर एनी मोर रोल यू आर प्रिडिक्शन आप दे रहे हैं उस पर, या फिर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही अभी ये डिस्कशन है? ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये वो रिलेशन कैसे होता है, देखो जब टाइम खराब होता है ना जी तो ऑटोमेटिक चीज़ें वैसी बन जाती है। बन जाती है। ये जो नवंबर वाला पीरियड आएगा, अब ये जो कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, तो ये सिंह राशि में बन रहा है। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, अगर हम लोग इंडिया की कुंडली कंसिडर करें तो उसके 4th हाउस में बन रहा है। जी 4th हाउस होता है आपका घर, आपका सुख, ये प्रेडिक्ट कर रहा है, मतलब ये दिखाता है कि उस पीरियड में इंडिया में इंटरनली बहुत बड़ा कुछ तो हो सकता है। ओके या तो वो कुछ बड़ा आंदोलन होगा, या तो लोग सड़कों पे आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा तो जो इम्पैक्ट करेगा गवर्नमेंट को। दो चीज़ें मतलब इसमें इम्पैक्टफुल होने वाली है मार्केट के साथ साथ, यू आर सेइंग पॉलिटिकली आल्सो, पॉलिटिकली, क्योंकि वो जब समय आता है उस समय पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ होता है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। तो वो टाइम अगर ख़राब टाइम आने वाला है तो उस समय देखो वॉर्स भी रहेंगे। वो टाइम ऐसा रहेगा जब वापस दुनिया में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वॉर शुरू हो गया। अब अगर हम लोग देखिए अभी जो यूएस ईरान चल रहा है, ये शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन और 2 कंट्रीज़ के झगड़े शुरू हो जाए। रोल तो बना हुआ ही है। अभी देखिए जो अभी इन कंट्रीज़ के बीच में चल रहा है तो गल्फ की कंडीशंस आर नॉट गुड। ऑल 5-7 कंट्रीज आर अगेंस्ट ईरान। एज मुस्लिम कंट्री दे आर अगेंस्ट ऑफ ईरान। इज़राइल इज़ ऑलरेडी पुटिंग ऑल द प्रेशर टू लेबनान, आसपास की उसकी रीजनल जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इवन पाकिस्तान, टिल पाकिस्तान, टर्की। सो ये हमारे पास वाला एरिया है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से। ईरान वॉर का कोई प्रोडिक्शन है आपके पास कि ये अमेरिका ईरान जो अभी चल रहा है, या ईरान वर्सेस यू कैन से इज़राइल एंड अमेरिका एंड द सऊदी, कतर, who are all are helping Americans and ये इसका जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट अभी जिस लेवल पे है वो क्या वो ठीक होने वाला है या और बिगड़ने वाला है, क्राइसिस और बढ़ने वाली है? क्या ही ये नवंबर का इफेक्ट, इसका भी इफेक्ट नवंबर पे है? इसका नवंबर इम्पैक्ट तो थोड़ा कुछ समय शुरू हो सकता है, बट अभी जो चल रहा है फिलहाल ये अगले 10-15 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, 2 मई से पहले आप इसमें 80% सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। इसका जो पीक पीरियड है वो चला गया। अच्छा, ये जो मैंने आपको बोला कि वो फरवरी 3rd वीक जो टाइम ऐसा था, उस समय पे जब राहु के साथ बाकी लोग आ गए। अब पहले हमने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा था, अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से स्टॉक मार्केट के लिए देखा था। अब सेम पीरियड में आपको बताता हूँ, अगर हम लोग वर्ल्ड की देखिए चीज़ों को, तो राहु के साथ सूर्य आ गया था, मंगल आ गया था। सूर्य कौन होता है, अगर कंट्री की बात करें तो किंग होता है। तो राहु के चक्कर में आ गया राजा, मंगल मतलब सेनापति, बुध मतलब राजपुत्र। तो ये तीनों चीज़ें राहु के चक्कर में आ गए, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट टाइम ऐसा हुआ कि ट्रम्प का दिमाग ख़राब हुआ, ईरान का जो किंग है उसका दिमाग ख़राब हुआ। तो ये सब चीज़ें हुई। अब जैसे जैसे ही अलग हो रहा है, अब जो मैंने बोला कि 20 अगले 3 हम लोग शूट करें उसके 3-4 दिन बाद शनि के साथ मंगल रहेगा, तो वो बस थोड़ा सा नेगेटिव पीरियड है। जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो मार्स मूव करेगा 2 मई के बाद, तब तक सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी। बोल रहे कि स्टेबिलिटी आने के पूरे चांसेस आ गए। अभी आप सोच लो कि अगले 1-2 हफ्ते में सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मतलब बैकएंड में चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट है वो अगले 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्रेडिक्शन आप जो कर रहे हैं, दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन। मैंने बोला अगले 2-3 महीने अच्छे हैं। जो सब खराब होना था 2 महीने में हो गया है। अब अगले 3 महीने जितना अच्छा कर सकते हो, पैसा जमा कर सकते हो, कोई सुधार तो सकता है नहीं। वो ही इज़ लाइक ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अभी वो अगर क्यूबा पे अभी सेना लेके पहुंच जाए, वो करेगा ही अगले 4-5 साल। आप समझो कोई ना कोई, हर चीज़ में बोला कि वर्ल्ड वॉर शुरू हम लोग 1942-41 के आसपास चल रहा था 47 तक जी। तो वो पीरियड अभी 25 से शुरू हुआ है, तो 30-32 तक ये चीज़ें चलने वाली। सबसे बड़ा पीक आएगा 2030-31 में। तो इनके सूत्रधार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है। कोई ना कोई तो शुरू करेगा ना। तो जैसे तो बोला कि जब बोल सकते हैं कि पुतिन का पहले शुरू हुआ, तो ट्रम्प, अभी ट्रम्प आया, तो राजा पागल होता है तो इम्पैक्ट आएगा ही।
राजा पागल होता है, वो बात आपने एकदम सही बोली। हमारे राजा का क्या, हमारा राजा कैसा हो तो हमारा राजा जो है मिस्टर मोदी, हाउ इज हिज स्टार्स राइट नाउ। मतलब मैं ये अलग थोड़ा सा टॉपिक ऑफ द टॉपिक बोल रहा हूँ। एंड सेनापति जी मिस्टर शाह हाँ, देखिए आप देखो तो पिछले 10-15 सालों में जो ग्रोथ हुआ है जी, ये वो अनबिलीवेबल है। बिलीवेबल है। और जो मोदी जी की कुंडली है वो भी स्ट्रांग है। उनके कुंडली में तो शत्रुहंता योग है, तो उनके खिलाफ आप जाओगे तो वो शिकायत हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये जब भी लिखी गई होगी तो उसके बाद जो शत्रु दिखाया गया है वो शत्रु इज मिस्टर गांधी, राहुल गांधी। हाँ हाँ मेरे को लगता है उनकी कुंडली का जो योग है वो राहु केतु और वो सब मिक्सचर वाला है, जहाँ पे सब उनके खिलाफ ही जा रहा है। जो भी वो बोलते हैं उनका उनका मतलब अगर हम कंपेयर करें मोदी जी की कुंडली के साथ तो काफ़ी वीक कुंडली है कंपैरेटिवली। तो इसलिए वो कितनी भी कोशिश करे, चीज़ें थोड़ी सी, जैसे अभी मैंने बोला कि सितंबर अक्टूबर नवंबर एक टाइम ऐसा है जब थोड़ा सा खराब टाइम है मोदी जी के लिए, मोदी जी के इंडिया के लिए। जी उस समय आपको इंटरनली काफ़ी, उस समय आपको दिखेगा कि अपोजिशन स्ट्रांग हो रहा है, चीज़ें खराब कर रहा है, लेकिन उसमें से निकल जाएंगे जी। क्योंकि मोदी जी का टाइम खराब है लेकिन कांग्रेस का टाइम उससे ज़्यादा खराब है। तो कुछ इम्पैक्ट कांग्रेस का सर बोलोगे कि आप राहुल गांधी का बोलोगे? आप कांग्रेस को जस्टिफाई करेंगे अभी कि कांग्रेस इज राहुल गांधी और राहुल गांधी इज कांग्रेस? वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही है, पर जब तक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों की कुंडली, कांग्रेस की अलग भी देखे और राहुल गांधी जी की भी देखे, तो उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो लोग मोदी जी को अपोज करके वापस पावर में जल्दी आ सकते हैं। बट अमित शाह तो वैसे भी अभी अगला जो चीज़ होगा, ऐसा लग रहा है कि 2029 तक शायद हमको चेंज मिले 29 के बाद। अच्छा, कि मतलब ऐसा नहीं कि मोदी जी कुछ ख़राब करेंगे ये होगा, बट ऐसा लग रहा है कि उसके बाद जो किंग आएगा वो और स्ट्रांग आएगा। हाँ, मतलब अभी तो है जो 10-15 सालों में मोदी जी ने किया है वो तो अनपैरेलल है। तो आप ये बोल रहे हैं कि मोदी जी का रिप्लेसमेंट मिस्टर अमित शाह है? अमित शाह भी हो सकते हो, सबसे ज़्यादा चांसेस योगी जी के। आप एकदम कट्टरवादी बात कर रहे हैं नहीं, कट्टरवादी नहीं, मैं तो जो कुंडली के हिसाब से दिख रहा है उसके हिसाब से। आप क्योंकि जब योगी जी की बात आती है तो क्या उनको इतना सपोर्ट, देखिए कट्टरवादी मैंने जब बोला तो उसके पीछे हिंदुत्व की बात होती है, सैफरॉन की बात होती है। और जब मैं सैफरॉन की बात करता हूँ तो लोगों को सैफरॉन नाम से हमारे देश में चेड भी है, सहयोग भी है, पर ये सब पॉलिटिकली ड्रिवन है। जो भी जितना भी बताया जाता है, जितना भी किया जाता है, ये दिस इज़ ऑल उपज ऑफ कांग्रेस, राइट? नहीं तो ये इतना बड़ा जो ट्विस्ट है या चेंज है वो नहीं आता। पर देखिए आप, जब से ये मेरा एक मतलब मैंने ये देखा है अभी जब से मोदी जी आए हैं, आप बॉम्ब ब्लास्ट ले लीजिए, आप कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या बॉम्ब ब्लास्ट तो हुए ही नहीं है। इसके अलावा भी ना माओवादी की एक्टिविटीज़ है, ना कोई गृह युद्ध जैसी कोई भी संभावनाएं क्रिएट हो रही है, ना कोई क्राइसिस हो रहा है, ना कोई आंदोलन इतना बड़ा है। जिसमें से एक दो है जो दिल्ली वाला था, अगर वो किसानों का जो आंदोलन था वो छोड़ दे अगर, और मिस्टर केजरीवाल का और वो अन्ना जो थे तो उनका अगर अपन छोड़ दे, तो बाकी मेरे को ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि मोदी जी को कंट्रोल करने में कोई ज़्यादा परेशानी आई है। मोदी जी ने जितना अच्छी तरीके से आज की तारीख में जितनी चीज़ों को कंट्रोल किया है और जिस तरीके से किया है, इसके इम्पैक्ट दूरगामी होने वाले हैं देश के लिए। हो चुके हैं ना। आप देखो 15 साल पहले अगर आप इंडिया से बाहर जाते थे तो आपकी तरफ देखने का नज़रिया और आज का नज़रिया जो फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट हुआ है, बहुत बड़ा। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका किंग स्ट्रांग ना हो। शिफ्ट है, किंग स्ट्रांग होगा तो कंट्री स्ट्रांग होगी। और जो योग इंडिया के अभी चल रहा है, जैसे पिछले साल कुछ सितंबर के बाद मंगल की महादशा शुरू हुई, तो मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो एग्रेसिव होता है। तो आपने देखा इससे पहले हम लोग कुछ हम पे अटैक करता था तो हम लोग शांत बैठ जाते थे कि हम लोग डिस्कशन पे जाते थे। अब हम लोग शांत नहीं बैठते, रिवर्स अटैक करते। ये आप एकदम सही बात बता रहे हैं। 26/11 जो हमारे देश पे हुआ था, और उससे पहले अगर आप बाकी जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जैसे कि बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट, राइट, गुजरात, यू टॉक अबाउट दिल्ली ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, ये आप कुछ भी बोले,
और उसके बाद एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जो होता है मालेगांव में, और उसको बिल्कुल ही चेंज कर देती है कांग्रेस, उसका फंडा ही चेंज कर देती है, सैफरन ब्लास्ट। और ये पहली बार हुआ कि देश में एक आर्मी ऑफिसर को उसमें कंडक्ट किया गया और उसको बताया गया कि ही इज़ ऑल्सो अ टेररिस्ट, विच इज़ प्रूव्ड नाउ एंड इज बिकम नाउ ब्रिगेडियर। राइट। मिस्टर पटवर्धन पुणे के हैं। अच्छा। पुणे के हैं। और पहली बार वो बताया गया कि कोई हिंदू, और ये जब जितना भी बताया गया है उस टाइम के जो सुशील कुमार शिंदे हैं या पी चिदम्बरम तब जब थे, ये उस टाइम पे ऐसा कोई डिस्कशन होता ही नहीं था। राइट। ये बस उन्होंने निकाला कि ये चिराग है, अभी इनको आने नहीं देना पावर में, आप रूलिंग पार्टी हो तो आप करो, तो आप रूल के अंदर ही रहना है, तो आपको आप कुछ भी बताइए, ऐसा ही रहेगा आपके साथ। ये बॉम्ब ब्लास्ट तब हुआ है। आज जब से मोदी जी आए, एक ब्लास्ट आप मेरे को बता दीजिए जब हुआ, तो अभी 26/11 से बड़ा तो कुछ नहीं हुआ था ना असल देश में, उसके खिलाफ क्या किया? राइट। कुछ किया नहीं ना, इसीलिए तो उनका पावर बढ़ते गया, या फिर उनका बोलते हैं ना कि मनोबल और चीज करेंगे, लेकिन अब उनको पता है कि हम लोग कुछ करेंगे तो उससे बड़ा बैकफायर होगा। इसके लिए मैं आपके पास वापस से आना चाहता हूँ। अच्छा। ये एक्चुअली स्टार्ट का फ्रेज था जो मेरे को आपको बताना था, ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा। तो ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट तो हो चुका है, ये सेकंड होते होते रह जा रहा है। ये कब होने वाला है? क्या पीओके, राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ऑपरेशन सिंदूर, आर दे इंटरकनेक्टेड? ऑल ये कब हो सकता है और ये क्या है इसमें? मेरे को जो लगता है उसके लिए एक और चीज़ इसमें ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर सेकंड के लिए, कि इसका जो फेज़ है, क्या ये भी इस नवंबर के आसपास ही है या तो वही पे आने वाला था। हाँ। ये जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन नवंबर में बन रहे जी, तो जैसे मैंने कहा कि अपने 4th हाउस में बन रहे जी, उस समय पे इंटरनली कुछ ना कुछ चीज़ें खराब होंगी। उस समय पे अगर पाकिस्तान अगर ये चाहे तो शांत रहे, उस समय पे अगर वो कुछ चांसेस है कि कुछ ना कुछ करेगा जी, और फिर उसका जो जवाब मिलेगा वो उसने सोचा नहीं था। अच्छा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट वेट कर रहा है कि कुछ करे, और ऐसा भी हो कि बिना कुछ करे भी हम लोग उन पे वो चीज़ें कर ले, क्योंकि ये अंडर डिस्कशन है तो है। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट डन येट। हाँ, 2026 में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो कंप्लीट होगा, और नवंबर का जो पीरियड लग रहा है, अक्टूबर नवंबर के पीरियड में, उस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये पार्ट 2 कंप्लीट हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान की कुंडली अभी काफ़ी ख़राब चल रही है, कम से कम 2 से 3 टुकड़े तो कम से कम होंगे, तो उसमें हमारे तो आप एकदम क्लियर बोल रहे हैं 2 या 3 टुकड़े होंगे, तो ये टुकड़े बन रहे हैं बलूचिस्तान, एक बलूचिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान एंड पीओके, वो हमारे पास आ जाएगा। हाँ, अब वो हमारे पास आएगा या उसको अलग ये बनाएंगे, क्योंकि वो उनके टुकड़े होना ये निश्चित है, लेकिन हमारा जो बढ़ने का टाइम है वो अभी नहीं है। अच्छा, वो 2030-31 के आसपास है। नहीं तो फिर हमें नहीं बनाना चाहिए, हमको तो हमारा ही चाहिए। तो फिर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। पार्ट 2 आपको इस साल एंड में देखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 90% के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि पार्ट 2 होगा नवंबर के आसपास। 2 प्रेडिक्शन हो गई है। पहले प्रेडिक्शन ये हो गई है कि मार्केट क्रैश होगा नवंबर में, आपने डेट भी बोली है 11-12 नवंबर के आसपास, और एक और प्रेडिक्शन दी है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होने जा रहा है इस साल, और शायद पाकिस्तान भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए। इंटरकनेक्टेड होगा ना, कि जब कुछ करेगा तो जैसे मैंने बोला अभी अपना मार्स एक्टिव है, मंगल की महादशा है, तो हम लोग जब भी करेंगे पूरा एग्रेसिवली करेंगे। तो मतलब वी आर वेटिंग, अगर कुछ अगर करते हैं तो वी आर ऑल्सो वेटिंग, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू वॉर। हम वॉर में, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि हम लोग 2-3 दिन में एग्जिट कर दिए थे, तो इंडिया कभी भी उसको स्ट्रेच करना नहीं चाहता है, और अगले 3-4 साल के, जैसे मैंने बोला कि वो कोशिश ये रहेगी कि हम लोग दूर रहे, काम हो जाए ख़त्म। पर फिर पाकिस्तान जो बोलता रहता है कि हमारे पास एटॉमिक बम है, परमाणु है, उसका क्या? तो उससे क्या, अभी हमने लास्ट टाइम देखा था जब अटैक हुआ था, कुछ नहीं कर पाया था, कुछ भी नहीं कर पाया था, बट स्टिल दे आर सेइंग दैट दे हैव। वो तो बोलेंगे, बट कुछ इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, या फिर इंडिया का ऐसा कोई ख़राब समय नहीं है कि यहाँ हमारे यहाँ पे कुछ बॉम्ब आके गिरेगा और कुछ मेजर इम्पैक्ट होगा। क्योंकि जो टाइम है हम लोग कोशिश करेंगे सेफली इसमें से बाहर रहे, वर्ल्ड वॉर 3 से जो चीज़ें चल रहा है वो शांति से हम लोग आगे निकल जाए,
क्योंकि अगर हम लोग उसमें एंट्री करते हैं तो जो इकोनॉमिकल लॉस होगा, या फिर आप जैसे ईरान आप देख लो, कम से कम 20-25 साल पीछे चला गया। सर वो ऑलरेडी एक तो पीछे ही था, हाँ, और अभी उस पर जितने सैंक्शंस लगे हुए थे इतने सालों से, उसके बाद बट अभी जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से तो वो काफ़ी पीछे चले जाएंगे, तो और क्योंकि कभी भी आपको आगे नहीं लेके जाएगा, नहीं, वो कभी तो आपको आगे नुकसान ही नहीं करेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि हमको लगता है कि सिंदूर पार्ट 2 करो, ये करो, बोलना आसान है, ईजी लगता है बट बोलना। उसका इम्पैक्ट जो होगा वो फिर हम लोग, वो इम्पैक्ट भी हमको नहीं चाहिए। हमको लगता है कि सब चलता रहे। यही सबसे बड़ा जो अभी आपने जो वर्ड बोला है, इसके ऊपर ही सबसे बड़ा डिबेट है कि ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 1 सिंदूर, हम जो भी ऑपरेशन करते हैं जब से मोदी जी आए तब से, अगर उन्होंने कुछ भी किया है, करते हैं तब भी उसके लिए सुनना पड़ेगा, और नहीं कर रहे हैं तब भी सुनना पड़ेगा, राइट। और तब भी ये अपोजिशन वाले तब भी चिल्लाने वाले हैं। बट क्या ये लोगों को लगे कि हम राहुल गांधी के खिलाफ है? नहीं, हम राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, राहुल गांधी की सोच के खिलाफ हैं। Right. सोच के खिलाफ भी इसलिए है क्योंकि उनकी सोच बढ़ी ही नहीं रही है। अगर कोई कांग्रेस में आज कोई नया बंदा आए, सचिन पायलट जैसा बंदा अगर आ जाए, या फिर हु कैन टेक द कांग्रेस अहेड, राइट। अभी तो मेरे को एक भी जना ऐसा नहीं लग रहा है उसमें, जितने भी लोग बिठा रखे हैं, पवन खेड़ा से लेके जितने भी लोग हैं, वो व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर डिबेटिंग, आई डोंट नो। एक डेस्टिनी होता है ना कि जब आपका बुरा समय चल रहा होता है तो तो आपको आपके लीड सब करने वाले तो लोग भी वैसे ही मिलेंगे। आज बीजेपी जो पिछले 10-15 सालों में, उससे पहले क्या था, एक समय था 2 सीट थे, तो तब 2 ही से सीट आज थी। चेंज हुआ है। तो कांग्रेस का भी बुरा वक्त ही बट वही है, कांग्रेस में से जो लोग निकल के जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा तो बीजेपी रहे हैं। जा तो तो ऐसा ना हो जाए कि अगले 25 सालों में बीजेपी भी कांग्रेस बन जाए। हो सकता है ना, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल चेंज तो होगा, बट शिफ्ट तो आता ही है। शिफ्ट आएगा। तो हम लोग बस यही सोचे कि जो आने वाला शिफ्ट है अगले 5 सालों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पीरियड में पूरी दुनिया में वॉर्स रहेंगे। तो उस समय जो भी लीडर रहेगा पर वो ये strong टाइम तो रहेगा। वॉर का है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक जब से 88 में मेरा, जब से मतलब 85-88 से मैं जब देख रहा हूँ, 90s से जब देख रहा हूँ, तो इसके बाद अभी तक वॉर सिचुएशंस में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि जहाँ पे इतना कंट्रीज एक साथ ऐसी सिचुएशन पे आ जाए कि जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूँगा गल्फ़ कंट्रीज़ ने बहुत समझदारी से डिसीजंस लिए हैं अभी, क्योंकि अगर वो और एग्रेसिव हो जाते तो उन्होंने जितना आज 30 सालों में 90s के बाद जितना वो ऊपर आए, वापस नेगेटिव हो जाता, वो उतना नेगेटिव में चले जाते थे। क्योंकि आप देखो दुबई पे इम्पैक्ट तो हुआ है जी, जितना मार्केट था, जी जी जी, ये सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट दुबई पे तो आया है। दुबई, अबू धाबी और सऊदी में तो अभी वो जा रहे थे, वो फ्रीवे वगैरह ओपन करने वाले थे, बट दुबई जो बना था टूरिज्म का तो एक जितनी भी बोलते हैं कि कंपनीज के जो हेड ऑफिसेज हैं सब दुबई में, वो दुबई में शिफ्ट हो रहे थे, और रियल एस्टेट बूम किया था। अब ये सबका इम्पैक्ट आपको अगले 6 महीने में दिखेगा। रियल एस्टेट के प्राइसेस काफ़ी डाउन होंगे जी, स्पेशली दुबई में, क्योंकि जो सेफ्टी के लिए आप जा रहे थे आपको वही दिख रहा है कि पैसा तो बहुत है, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो सेफ नहीं कर पा रहे। मेरे पास अनुज जी इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। मेरा दोस्त है, इज़ फ्रॉम सूडान बेसिकली। सूडान है वो गुजराती, सूडान में वो रहते थे, मतलब उनके एंचेस्टर्स, और वो सूडान में गृह युद्ध हुआ, दे शिफ्टेड टू दुबई। ओके, दुबई में वॉर कंडीशंस हैं, तो अब वो बोल रहे कि अब इंडिया आ जाता है, क्योंकि आप सेफ कहीं पे फील ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप वर्ल्ड में आप कहीं पे भी देखिए सूडान में तो अलग तरीके का वॉर चालू है वहाँ, तो मतलब उनको तो मतलब रातों रात वहाँ से निकलना पड़ा। वो बोलते हैं ना एस्केप वाला, वो सेम सीन था उनका। सब चोरी हो गया, जितना उन्होंने अपना बनाया था, एम्पायर बनाया था, वो सब चोरी हो गया। उनके जितने भी लोग रहने वाले थे तोड़ फोड़ हो गई, सब कुछ कर लिया। उसके बाद दे शिफ्टेड टू दुबई। दुबई से अब वो लोग बोलते हैं कि अब इंडिया आएंगे। आज शायद मैं उनसे मिलने वाला हूँ, आज ही वो आने वाले हैं। तो ये सिचुएशन जो भी बन रही है, इसमें आप देखिए कि इंडिया इज़ स्टिल अ सेफ कंट्री। क्योंकि जो हमारा पावर है जी, आर्मी का हो गया, या जो चीज़ें हम लोग, मिलिट्री पावर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास पैसा कितना है, लेकिन पैसा आप सेफ नहीं कर पाओगे जी। तो पैसा सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ दी, यू कैन से, एक तो ब्रेव तो है ही है,
साथ में सेफ एंड वो मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को ओवर पावर कर जाए या प्राइम मिनिस्टर को ओवर पावर कर जाए। तो वो सेफ्टी आपको इंडिया में मिलेगी और ये तो शुरुआत है, जैसे मैंने कहा ना, ये अगले 25 सालों का ये फेज़ 1 है। आपको धीरे धीरे हम शायद रहेंगे 25 साल आप बाद डरा तब रहे हमको हैं दिखेगा। आप लोगों को डरा रहे नहीं, हैं। डरा नहीं रहा हूँ, जो फैक्ट है। अभी दुबई का आप 1 साल पहले अगर कोई बोलता कि दुबई में ऐसा होगा, मैं इसका रीज़न क्यों बोल रहा हूँ, डरा रहे हैं का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक अभी तक मैंने और आपने शायद अपनी उम्र में ये इतनी कंट्रीज़ का वॉर एक साथ नहीं देखा था। जब हमारा यूक्रेन और जब रशिया वॉर हो रहा था तो ठीक है, 2 कंट्री झगड़ रही हैं, वो ठीक हो जाएगा। यूक्रेन में प्रॉब्लम था, हमने एयरलिफ्ट किया, वहाँ से लोग ले आए। नहीं, मैं बोला बट ना दिस टाइम दिस इज गोना अगले 2-3 साल ये काफ़ी टफ रहने वाले इस सिचुएशन के हिसाब से। तो ये नवंबर में जो हमारी सिचुएशन बन रही है उसका कुछ अभी से इम्पैक्ट अभी से नहीं होगा ना, अभी अगले 3-4 महीने तो आप थोड़ा सेफ फील करोगे। जी। फिर सितंबर अक्टूबर से आपको कुछ ना कुछ दिखना चालू होगा कि गवर्नमेंट के खिलाफ की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गवर्नमेंट को सितंबर से नवंबर दिसंबर पीरियड थोड़ा सा टफ जाएगा। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होगी जो इम्पैक्ट करेगी। तो नवंबर इज द की राइट नाउ। यू आर सेइंग नवंबर यू नीड टू बी वॉचफुल एंड यू हैव टू बी केयरफुल एज सिटीजन एंड इन्वेस्टर। जहाँ पे चीज़ें ऊपर नीचे होने के चांसेस है तो यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन एंड आपको कैसे इन्वेस्टेड रहना है अपने टाइम के साथ, पैसों के साथ और काम के साथ। ये आपको ही सही से डिसीजन लेना पड़ेगा और उसके लिए हम आपको ये सब चीज़ें बता चुके हैं। आपको इसके लिए कैसे टेक केयर करना है वो आपको समझना पड़ेगा। तो अनूप जी, एक और चीज़ कि अगर एक आम इन्वेस्टर है, एक आम इंसान है, तो उसको अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर कुछ सीखना है या समझना है, हाउ ही कैन यूज़ एस्ट्रोलॉजी इन हिज रियल वर्ल्ड और स्टॉक मार्केट, हाउ ही कैन यूज़ इट, तो कैन यू हेल्प देम? आप बता सकते हैं उसके बारे में कुछ? हाँ, एक्चुअली करना चाहिए। आजकल जो मोस्टली जो लोग करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल के बेस पे ट्रेड करते हैं। बट हम पिछले 5 सालों से रिसर्च कर रहे हैं कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज़ करें स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन के लिए। उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आप इससे लोगों से एक स्टेप आगे रहते हो। और ये में हम चाहते हैं कि ये नॉलेज सब जगह बढ़े, ताकि जितने ज़्यादा लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतना हमारा एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगा। करेक्ट। तो इसलिए हम लोग कुछ सेशंस भी लेते हैं, कोर्सेज लेते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी का बेसिक सिखाते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो प्लस स्टॉक मार्केट, तो दोनों का यूज़ आप कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए, उस पर हम लोग कुछ ये सेशंस वगैरह लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग अगर इंटरेस्टेड है तो ये चीज़ें सीखे जीवन में, हमसे सीखे या कहीं से भी सीखे, बट सीखना ज़रूरी है क्योंकि आप इससे आम इन्वेस्टर से कम 1 से 2 स्टेप आगे ज़रूर रहोगे। तो उसका हम लिंक में डाल देंगे। आप प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपको हाउ बता दे दूंगा कैन तो यू नो link लर्न, बिकॉज इससे लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा है, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी एंड दे कैन टेक द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड गेट अहेड इन देयर लाइफ। भले ही वो किसी भी चीज़ में हो, तो बेसिक्स अगर किसी को क्लियर होंगे तो दे कैन इम्प्रूव देयर। यस, ठीक है, फिर मिलते हैं अनूप जी। मेरे ख्याल से हमारे जो 2 टॉपिक थे वो आज, या 3 टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला शायद मेरे को लगता है कि ये वाला पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व हुए रहेंगे और जो भी प्रेडिक्शन हम लोगों ने की है उसके बेसिस हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी डिपेंडेंट थे और साथ साथ में जो वर्ल्ड फैक्टर्स जो चल रहे हैं साथ में उसके ऊपर हम लोगों ने किए हैं। देखते हैं ये कितने सही जाते हैं और कैसे जाते हैं, और इसके ऊपर आगे के लिए हम आगे के डिस्कशंस में अगर कुछ करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि आप कमेंट करें और आपको किस टॉपिक पे हमारे से आगे डिस्कस करना है। अगर आप बता पाएँ तो हम लोग वो पॉडकास्ट ज़रूर आपके साथ लेके आना चाहेंगे। और अनूप जी, फिर मिलते हैं और करते हैं कुछ नया। थैंक यू।